हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे, सब बहुत अच्छे से अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। कलाम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से एक और एपिसोड आपके लिए लेकर आई हूँ, या फिर कहना चाहिए लेक्चर लेकर आई हूँ, लेक्चर नंबर 5, जो कि है टीचिंग एप्टीट्यूड पे। ठीक है, 2020-21 का पेपर कर रहे हैं। इससे पहले आपको 4 लेक्चर मिले होंगे। किस किस पे थे वो 4 लेक्चर? मैथ, जीके, लैंग्वेज और रीजनिंग, और अब ये है टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके बाद में आपको मिलेगा करंट अफेयर्स और साइंस का। जीके मैंने खुद कराया है तो, और पिक्चर के थ्रू कराया है। आप उम्मीद करती हूँ कि आपने वो देख लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड का। और टीचिंग एप्टीट्यूड का इसमें पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 81 से 110, है ना। तो इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आते हैं। इसका ब्राइटनेस बहुत बड़ा, चलिए पढ़िए क्वेश्चन को और इसका आंसर करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट डिनोट ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ अ टीचर। मतलब आपकी टीचर, आपको क्या बताना है? ग्रेट स्ट्रेंथ बताना है टीचर का। अब हिंदी वाले बच्चे हिंदी में पढ़ लेंगे। ऑप्शन नंबर ए, फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द क्लास मैनेजमेंट। मतलब कोई टीचर है जो फुल टाइम क्या है, मैनेजमेंट में एक्टिव है। और या इससे जो स्ट्रेंथ आप पता करेंगे टीचर की। या ऑप्शन बी, सेटिंग एग्जांपल, वो एग्जांपल देता है। ऑप्शन सी, विलिंगनेस टू पुट अजम्पशन टू द टेस्ट। या फिर डी, एक्नॉलेजिंग मिस्टेक, कि अपनी गलतियों को वो मानता है और जो है एक्सेप्ट करता है और आगे को गलती ना करने का भी सोचता है कि मैं आगे वो गलती ऐसी ना करूंगा। तो आप किससे मानेंगे कि ये जो है स्ट्रेंथ होना चाहिए टीचर का? देखिए स्कूल में आपने देखा होगा कि मैनेजर की पोस्ट होती है ना, मैनेजर होता है। तो मैनेजर अगर होता है अलग से, तो टीचर को मैनेजमेंट संभालने की क्या जरूरत है भाई? अगर वो मैनेजमेंट देखेगा तो पढ़ाएगा कौन? तो टीचर का काम होता ही नहीं है मैनेजमेंट। तो ऑप्शन ए हमारा एलिमिनेट हो गया। अब आपका क्या तरीका होना चाहिए? वो नहीं ट्रेडिशनल कि हमें एक एक क्वेश्चन को देखना है, थोड़ा स्मार्ट बनिए। अगर ऑप्शन नंबर ए नहीं है तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर कहां कहां है। ए काट दीजिए, ए इसमें भी है मतलब ये आंसर नहीं होगा, ए इसमें भी आंसर ये नहीं होगा। ऑप्शन डी, इसमें भी ए है मतलब हमारा आंसर तो निकल के आ गया बी सी ओ डी, क्योंकि एक ही ऑप्शन बचता है। तो आप अपना एग्जाम में ऐसा टाइम आप सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, और फौरन आप अपना टिक करिए बी और आगे बढ़िए। लेकिन हम एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं कि ऑप्शन बी कैसा है, सी कैसा है, डी कैसा है। ए तो एलिमिनेट हो गया कि मैनेजर नहीं। सेटिंग एग्जाम्पल का मतलब होता है कि कोई टीचर अगर चाहता है कि मेरे बच्चे झूठ ना बोले, तो पहले टीचर को ही झूठ बोलना बंद करना होगा। ये नहीं कि टीचर भर भर के झूठ बोल रहा है और बच्चे से उम्मीद कर रहा है कि बच्चा एक भी झूठ नहीं बोलेगा। ऐसा नहीं है, ठीक है? एक भी बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, मैंने गलत बोल दिया। तो इस तरह से, ठीक है, सेटिंग एग्जांपल का मतलब है कि अगर वो कोई भी हैबिट डेवलप करना चाहता है तो सबसे पहले टीचर के अंदर होना चाहिए। ऑप्शन से विलिंगनेस टू पुट, हाँ विलिंगनेस होना चाहिए उसमें। और एक्नॉलेजिंग मिस्टेक, एक्नॉलेजिंग मिस्टेक का मतलब भूलों को स्वीकार करना। अगर कोई गलती की है, मिस्टेक की है, तो उसे एक्सेप्ट करे कि हाँ मेरे से गलती हुई है और आगे वो गलती ना करे। तो ये स्ट्रेंथ बताता है टीचर की, और होना भी चाहिए। एज ए टीचर आप ऐसे ही करेंगे, अपनी उम्मीद करते हैं आप एक अच्छे टीचर बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। क्या बताना है? करेक्ट। एग्जाम में आपको ऐसे वर्ड जो है ना, आपको अंडरलाइन करने होंगे या फिर उसमें सर्किल बना देंगे ताकि हाईलाइट करना है, ताकि आपको पता रहे कि पूछा क्या गया है। इसमें नोट नहीं है, आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट नहीं पूछा है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, मतलब मल्टीपल चॉइस टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें क्या, उसके बारे में क्या सही है क्या गलत है, आपको इनमें आंसर करना है। हिंदी वाले पढ़ लेंगे। दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। मतलब ये जो होता है मोर ऑब्जेक्टिव होते हैं। दे आर लेस ऑब्जेक्टिव देन एस्से टाइप क्वेश्चन, या दे आर मोर सब्जेक्टिव देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, या फिर दे आर मोर सब्जेक्टिव देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब आप एक बात बताएं, जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं तो वो सब्जेक्टिव तो होते नहीं है। एलिमिनेट करिए फौरन, जाना ही नहीं है, इतना सोचना ही नहीं है। सीओडी गए, क्योंकि इसमें भी सब्जेक्टिव है, इसमें भी सब्जेक्टिव है कि आर मोर सब्जेक्टिव, आर मोर सब्जेक्टिव होते ही नहीं है। तो हमारे 2 ऑप्शन तो ये गए। अब हमें काम करना है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी पे। देखिए ये जो होता है ना, दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे उसमें आपको आपकी लिमिट होती है कि आपको जो आंसर करना है वो एक ही वर्ड में करना है, या तो हाँ या फिर ना, है ना। लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको थोड़ा थिंक करने का मौका देता है, थोड़ा थिंकिंग एबिलिटी आपकी इंक्रीज होती है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन, जैसे इसमें 4 हैं, ये 4 ऑप्शन है, आपको इसमें सोचना पड़ेगा। एक करेक्ट आंसर चूज करने से पहले आपको पहले 3 ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन आपको चूज करने होते हैं। तो थिंकिंग एबिलिटी यहाँ पर आपकी काम करती है ना। तो ये काम किसमें नहीं होता?
ये काम उसमें नहीं होता है, क्या बोलते हैं इसमें, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में, तो ये हमारा नहीं होगा। मोर ऑब्जेक्टिव, दे आर लेस ऑब्जेक्टिव देन ऐसे टाइप क्वेश्चन। हाँ, ये मैंने गलत कर दिया क्योंकि ये तो सही था, हमारा आंसर है ना। मोर ऑब्जेक्टिव होते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया और मैंने जो है यहाँ पर गलत टिक कर दिया कि ट्रू फॉल्स से ही मोर ऑब्जेक्टिव होते हैं, ट्रू फॉल्स ऑब्जेक्टिव नहीं होते। इसमें सिर्फ एक आंसर यहाँ या फिर ना। दे आर लेस सब ऑब्जेक्टिव देन ऐसे टाइप क्वेश्चन से लेस ऑब्जेक्टिव कैसे हो सकते हैं? ऐसे टाइप क्वेश्चन तो आपने जैसे ऐसे भी लिखे होंगे, ऐसे आते थे, बीच बीच में अपने आप रामायण महाभारत भी लिख दिया करते थे, उसमें भी नंबर मिल जाता था, है ना। एक दो कुछ भी आप कॉपी भर के आ गए, उसमें एक दो नंबर तो मिल ही जाता था। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप करके आते थे, आपने देखा एक पैराग्राफ आपने ठीक लिखा है, 2-4 लाइन उसमें अपनी मर्जी से ऐड कर दी, तो उसमें नंबर नहीं मिल जाते थे, एकदम से तो नहीं कटता था। तो ये कैसे हो सकता है लेस ऑब्जेक्टिव? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग? गुड टीचिंग आपको बतानी है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? डायग्नोसिस, रेमेडी, डायरेक्शन, फीडबैक। अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? निदान, उपाय, दिशा या प्रतिक्रिया। आपको बताना है इसका आंसर। थोड़ा थिंक करें और सोचें इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए कुछ बच्चे इसमें क्या गलती करके आए होंगे। डायग्नोसिस तो हॉस्पिटल में होता है, डॉक्टर करता है डायग्नोसिस, है ना। किडनी में प्रॉब्लम है तो या फिर कोई फ्रैक्चर वगैरह है तो सबसे पहले क्या होता है? एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होता है। ये क्या होता है? डायग्नोसिस होता है। मतलब हमारी जो प्रॉब्लम है वो हम डॉक्टर कैसे जानेगा? किसी पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो डॉक्टर कैसे जानता है? डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें मतलब यहाँ पेट में दर्द है या फिर किडनी में जो भी प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर उसको फौरन दवाई नहीं देता, पहले उसको एक्सरे कराता है, अल्ट्रासाउंड कराता है, फिर वो जानता है कि अच्छा प्रॉब्लम ये है। मतलब क्या हो गया इसका? डायग्नोसिस का मतलब हो गया प्रॉब्लम फाइंड आउट करना। प्रॉब्लम क्या है इसको फाइंड आउट करना, ठीक है। इस पर राइटिंग थोड़ी जो है ना तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ठीक से ही लिख देती हूं। प्रॉब्लम फाइंड आउट करना, है ना, ये होता है डायग्नोसिस। अब आप सोचेंगे कि मतलब यहाँ बच्चा कोई पेशेंट थोड़ी है और टीचर कोई डॉक्टर थोड़ी है कि उसका एक्सरे करेगा, अल्ट्रासाउंड करेगा। नहीं भाई, बच्चे की प्रॉब्लम भी हो सकती है। बच्चा हो सकता है कि कम जो है सीख रहा हो, उसका अच्छे से वो स्टडी नहीं कर पा रहा हो, तो उसकी प्रॉब्लम हो गई। डॉक्टर यहाँ प्रॉब्लम फाइंड आउट करता है ना। तो वैसे ही बच्चे की भी प्रॉब्लम होती है तो टीचर डायग्नोसिस करता है, मतलब बच्चे की प्रॉब्लम फाइंड आउट करता है कि उसको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। रेमेडी में क्या होता है? रेमेडी में होता है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना। यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई और यहाँ पर आ गया उसका सॉल्यूशन, ठीक है। पता चल गया बच्चा क्यों नहीं सीख रहा है, उसी का फिर उसका सॉल्यूशन। डायरेक्शन, जाहिर सी बात है, मान लो कि आप यहाँ बीएड का ये क्या है, मतलब एंट्रेंस है ना, ये बीएड का यहाँ पर एंट्रेंस है और आप जो खड़े हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, मतलब इतना दूर है सिलेक्शन से, तो आपकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो भी तो यही होनी चाहिए ना, ये तभी तो आप यहां तक पहुंचेंगे सिलेक्शन तक। आपकी डायरेक्शन अगर कभी ऐसे है, कभी ऐसे है, कभी ऐसे है, मान लो कि आप ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, तो बीएड तो यहां है, आप बीएड तक कहां पहुंचे? आप तो यहां पहुंच गए, है ना। तो डायरेक्शन होना चाहिए। फीडबैक, हाँ मेरे बच्चों ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्यों सीखा, कैसे सीखा, कितना सीखा, ये कैसे पता चलेगा? जब हम बच्चों से पूछेंगे कि हमने ये पढ़ाया था, आप बच्चों कैसे मतलब कितना समझ में आया या कहाँ प्रॉब्लम आई, ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है फीडबैक से। तो अच्छे शिक्षण के लिए, मतलब एक गुड टीचिंग के लिए ये सभी जरूरी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। आप प्रॉब्लम फाइंड आउट करेंगे, उसका जो है उसका सॉल्यूशन देंगे, फिर उसको अच्छी डायरेक्शन में लेके जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में लेके जाएंगे और उससे फीडबैक मांगेंगे। क्वेश्चन नंबर 84, आइडेंटिफाई द इंपोर्टेंट एलिमेंट। इंपोर्टेंट एलिमेंट अ टीचर हैज टू टेक ऑफ व्हाइल एड्रेसिंग स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। कक्षा में छात्रों को संबोधित करते समय शिक्षक को संज्ञान के महत्वपूर्ण तत्व की पहचान करें। मतलब आप टीचर हैं, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड को
सॉल्व करते टाइम आपको एज ए स्टूडेंट नहीं करना है, आपको अपने आप को मानना है टीचर, ठीक है। और मैं कराती हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड आपको, मतलब आप मेरे क्लास में फीलिंग ले सकते हैं एक टीचर की, कि आप टीचर हैं, आपने बीएड कर लिया है ना, सीटेट क्वालिफाई कर लिया, वैकेंसी आई, फॉर्म भरा, सिलेक्शन हो गया, और आप अभी क्लास में हैं, बच्चे सामने बैठे हुए हैं और आप पढ़ा रहे हैं। ये फीलिंग आप ले सकते हैं मेरी क्लास में, आराम से सोचे, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिलेक्शन हो गया, टीचर बन गए हैं, क्लास में हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर ए अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ऑप्शन बी वॉइस मॉड्यूलेशन, ऑप्शन सी रिपीटेटिव पॉज, या ऑप्शन डी फिक्स्ड पोस्चर। मतलब एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, नहीं ये क्वेश्चन जो है चेंज हो गया है, मतलब ये हिंदी में नहीं है, ठीक है, हिंदी में दूसरा क्वेश्चन आ गया है। जो क्वेश्चन है वो आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट एलिमेंट अ टीचर हैज टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ व्हाइल एड्रेसिंग स्टूडेंट इन अ क्लास। कक्षा में छात्रों को संबोधित करते समय शिक्षक को संज्ञान लेने के महत्वपूर्ण तत्व की पहचान करें। अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, वॉइस मॉड्यूलेशन, रिपीटेटिव पॉज या फिक्स पोस्चर, ये भी नहीं होगा, ये रिपीटेटिव पॉज भी नहीं होगा, फिक्स पोजीशन, फिक्स पोस्चर मतलब मान लो कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आप ना सीधा ऐसे खड़े हुए हैं, सीधा से खड़े रहो, बता रहे बच्चों सोलर सिस्टम ये होता है, उसमें इतने सारे हमारे प्लेनेट हैं, अर्थ उसमें ये पोजीशन रखता है, ऐसा। क्या बोर नहीं हो जाएंगे बच्चे? हाँ, सोचेंगे मतलब कब हम यहाँ से क्लास से छूट के भागें। तो ये होता है एक फिक्स्ड पोस्चर, है ना। और फिक्स पोस्चर का मतलब हाँ, फिक्स पोस्चर मतलब आप एक साथ खड़े हैं और आप ना हिल रहे हैं, डोल रहे हैं, बस एक ही पोजीशन पकड़े होकर आप बता रहे हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। रिपीटेटिव पॉज भी नहीं होना चाहिए और एविडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी भी नहीं होना चाहिए। वॉइस मॉड्यूलेशन इसका करेक्ट आंसर होता है। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब होता है अपनी पिच, वॉइस की जो पिच है, टोन है, वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग। कहीं आपको मतलब तेज बोलना होता है, कहीं आपको स्लो बोलना होता है, तो और कहीं पॉज लेना होता है। ये कब होता है? जब हम अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यही होता है वॉइस मॉड्यूलेशन, अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग अपनी वॉइस की टोन, पिच चेंज कर लेना, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। एज अ टीचर, मतलब आप टीचर हैं, मान लें आप टीचर, मान लें नहीं, मानना ही है। एज ए टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन अ क्लासरूम। देखिए आप क्लास में, इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रही हूं। आप क्लास में हैं, एक तो कंडीशन ये है कि आप क्लास में हैं और क्या कर रहे हैं, बाकी आपके जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं, कोई लंच बॉक्स निकाल के अपना लंच कर रहा है ना, कोई अपने दोस्तों से बात कर रहा है, आपस में बात कर रहे हैं, और कुछ क्या है अपना जो है फोन चला रहे हैं। एक कंडीशन ये है। एक कंडीशन ये है कि आप क्लास में खड़े हैं और बाकी जो सारे जो स्टूडेंट हैं उनका फोकस आप पर है, आप क्या पढ़ा रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो कौन सा सही है? क्या पहले वाली कंडीशन ठीक है या फिर सेकंड वाली कंडीशन ठीक है? तो यहाँ यही बताने की यही पूछा जा रहा है। टीचर्स लाइक द बेस्ट ऑप्शन इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। इफेक्टिव प्रेजेंस तो तब होगी ना जब आप पढ़ा रहे हैं और बच्चे आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना, आपको फॉलो कर रहे हैं। ये नहीं कि आप खड़े हैं और बच्चे सारे अपने में मस्त हैं, तो वो होगा ही नहीं। आपकी प्रेजेंस का मतलब ही नहीं है, बच्चों को पता ही नहीं, बच्चों को कोई टीचर भी खड़ा है। तो वो कब होगा? यूज ऑफ पेयर कमांड, या यूज ऑफ पेयर कमांड होता है जब हम कोई फंक्शन करा रहे होते हैं। ऑप्शन बी मेकिंग एग्रेसिव स्टेटमेंट, मतलब आप क्या करेंगे कि एक भड़काऊ भाषण दे देंगे, है ना। एग्रेसिव स्टेटमेंट का होता है, मैं अपना फोन चेक कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कुछ नोट्स वगैरह देख रही हूँ, जरा ये कॉल कब है। तो हाँ, तो क्या मैं कह रही थी, मेकिंग एग्रेसिव स्टेटमेंट मतलब क्या ऐसे स्टेटमेंट देंगे कि मतलब जिससे बच्चा भड़क जाए, है, और जो है आपको वो फॉलो करे। जैसे बहुत सारे नेता करते हैं, पॉलिटिशियन करते हैं कि कभी जो उठा लेंगे मंदिर मस्जिद का मुद्दा, तो कभी उठा लेंगे पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुद्दा, तो कभी कुछ, है ना। एग्रेसिव स्टेटमेंट देते हैं ताकि वो मीडिया में बने रहें और फिर कुछ जो पब्लिक है वो भड़क जाए, है ना। इस तरह के स्टेटमेंट देना पसंद करेंगे। और या फिर ऑप्शन सी एडॉप्शन ऑफ वेल एस्टैब्लिश पोस्चर, वेल एस्टैब्लिश पोस्चर को मेंटेन करेंगे। या ऑप्शन डी बीइंग ऑथोरिटेरियन, बीइंग ऑथोरिटेरियन मतलब हिटलरवादी बन जाएंगे कि नहीं ऐसा कैसे हो गया और मैं ही हूं, मैं ऐसा, ये वो ऐसा करेंगे। तो देखिए ऑप्शन डी तो होगा नहीं, ऑथोरिटेरियन हम बच्चों के साथ बनेंगे नहीं, क्योंकि बच्चे क्या है, बच्चे तो होता है ना एक बच्चे ही सब कुछ है ना, इस तरह से बच्चे ही सब कुछ है। तो ऑथोरिटेरियन तो बनने से रहे, टीचर कोई बनने से रहा।
और मेकिंग एग्रेसिव स्टेटमेंट दे नहीं सकते, कभी पता चले सारे बच्चे ऐसा भड़क जाएं कि वो आप पे ही हमला कर दें, है ना। यूज ऑफ पीआर कमांड, ये भी नहीं होगा, कोई फंक्शन नहीं करा रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडॉप्शन ऑफ वेल इस्टेब्लिश पोस्चर। वेल इस्टेब्लिश पोस्चर जब आप मेंटेन करेंगे, बच्चा आप पे फोकस करेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। द यूज ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। शिक्षण सहायता का उपयोग इस आधार पर उचित है। मतलब जो टीचिंग एड क्या होते हैं, क्या मतलब टीचिंग में जो हेल्प करते हैं, कुछ जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए आप मैप का यूज कर रहे हैं, ग्लोब का यूज कर रहे हैं, है ना, प्रोजेक्टर का यूज कर रहे हैं, इन सब मतलब ज्योग्राफी में और भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए तो होता है टीचिंग एड, है ना, हम जो टीचिंग में हेल्प लेते हैं। तो किस आधार पर ये बता रहे हैं कि उचित है। ऑप्शन नंबर है अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन इन द क्लासरूम। इससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट होगा उसका अटेंशन बना रहेगा क्लास में। ऑप्शन बी मिनिमाइजिंग इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम इन द क्लासरूम, मतलब जो इनडिसिप्लिन है वो मिनिमाइज होगा, कम होगा जो। और ऑप्शन सी, ये ई नहीं है, ऑप्शन सी है, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब जो लर्निंग आउटकम है वो ऑप्टिमाइज होगा। ऑप्शन इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क। अब इस क्वेश्चन में बच्चे हुए होंगे कंफ्यूज, क्यों? क्योंकि सारे ही ऑप्शन क्या है, बेस्ट है। सारे ही ऑप्शन क्या है, बेस्ट नहीं, मतलब मैं बेस्ट नहीं बोलना चाहिए, सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं। लेकिन आप इसमें से देखेंगे बेस्ट क्या है ना, यही टीचिंग एप्टीट्यूड को करने का तरीका है। बस यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है जब ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं, वरना टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इजी है। और ये जो पेपर जिस बच्चे का मेरे पास है ना, मतलब मैंने जामिया से ये पेपर लिया था, तो उसमें इस बच्चे का मतलब जो टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है वो 81 से 110 मतलब 30 क्वेश्चन, इसमें से बच्चे के सिर्फ और सिर्फ 14 करेक्ट हैं। मतलब समझ कि 14 करेक्ट करके आया है और 16 वो इनकरेक्ट करके आया है, मतलब 30 में से 14 और 16 वो रॉन्ग करके आया। आपको लगता है इसका एडमिशन हुआ होगा, इसका सिलेक्शन हुआ होगा? मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा है कि बच्चों को यहाँ से 30 में से कम 27 28 करके आना चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चन में है ही क्या, यहाँ भी अगर आप स्कोर नहीं करेंगे तो मैथमेटिक्स में क्या करेंगे, साइंस में क्या करेंगे। जो बच्चे यहाँ पर अच्छा स्कोर करके आते हैं ना, जामिया में से इतना उसका 100% सिलेक्शन हो जाता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एक बच्चे का यहाँ पर जो लास्ट ईयर की मैं बात करूं, जो एग्जाम हुआ था इसका एएमयू का बीएड का जो एग्जाम हुआ था, तो लास्ट ईयर ना इसी बार का जो हुआ था 2 इयर्स वाला, इसमें करंट अफेयर्स में जो बच्चे का स्कोर था वो 25 में से, क्योंकि उसने नोट्स पढ़े थे, और उसका 22 था, 25 में से 22, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में वो 25 में से ओनली 8 क्वेश्चन करके आया था, तो नहीं होगा सिलेक्शन। आपको कम से कम जहां से आप 100% स्कोर कर सकते हैं वहां से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन हो जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इजी है, बहुत इजी कंसेप्ट है, इसमें से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। कोशिश होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा आप इसमें स्कोर कर पाए। क्लियर है? बाकी सब्जेक्ट में भी करना चाहिए, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड क्योंकि इजी है तो इसमें से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। हाँ, ये हम मतलब यही हम कर रहे थे। तो क्या करना था, जस्टिफाई ऑन द ग्राउंड्स ऑफ टीचिंग एड्स। तो अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन इन द क्लासरूम, बच्चे का जो है अट्रैक्ट होगा, अटेंशन बना रहेगा। मिनिमाइज डिसिप्लिन प्रॉब्लम इन द क्लासरूम, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट, इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क। तो ये जो है सारे ही क्वेश्चन जो है हमारे ऑप्शन ठीक थे, लेकिन हमें अब इसमें से बेस्ट निकालना है। तो अटेंशन बना रहेगा, ठीक है, अटेंशन बना रहेगा बच्चे का क्या है कि मतलब अब मान लो कि मैं जीके मैंने कराया था, है ना, जीके के मैंने क्वेश्चन कराए थे, तो उसमें मैं कुछ जो है लेकर आई थी मैप, है ना, मैप के थ्रू मैंने कराया था। तो उसमें देखा होगा कि बच्चे का अटेंशन बन जाएगा, अटेंशन को मैटर नहीं करता, अटेंशन वो ले ले लेकिन सीख ही नहीं रहा है, इसे क्या मतलब है, वो याद ही नहीं रख पा रहा है, इसे क्या मतलब है। तो ये अटेंशन हमारा यहाँ पर ऑप्शन ठीक था, लेकिन ये इसके अकॉर्डिंग हमारा नहीं होगा। मिनिमाइजिंग इनडिसिप्लिन भाई आप एज ए टीचर आप ले आओ एक बड़ा सा डंडा अपनी क्लास में, बच्चों को डरा दो कि अगर मतलब क्या कि
इनडिसिप्लिन में रहोगे, कोई उछल कूद मचाएगा, कोई शोर करेगा, तो डंडा रखा है मेरे पास, पीट दूंगी मैं उसमें आपको या फिर पीट दूंगा, बच्चे खुद ही डिसिप्लिन में रह जाएंगे, है ना। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम ऑफ, ये डिपेंड करता है कि मैंने जैसे जीके कराया, पिक्चर के थ्रू कराया, तो इससे क्या होगा कि बच्चे ज्यादा मतलब दिनों तक याद रख पाएंगे, ज्यादा टाइम तक उसको वो याद कर पाएंगे, और एग्जाम में हो सकता है कि उनको रिकॉल करने में प्रॉब्लम ना आए और वो करेक्ट आंसर करके आए। तो यही होता है कि जो आउटकम है वो बच्चों का ऑप्टिमाइज हो। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इफेक्टिव एंगेजमेंट भी होता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा बेस्ट निकला था कि सीख कितना रहा है बच्चा, आउटकम क्या हो रहा है उसका, है ना। क्वेश्चन नंबर 87, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ, मतलब शिक्षण की प्रभावशीलता आपको बतानी है, तो किससे होगी? कोर्स कवरेज से। आप कब मानेंगे कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है? आप टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपने पढ़ा दिया, आप कब मानेंगे? या कोई और मान लो इवेल्युएशन आपका करने आ गया, तो वो कैसे जज करेगा कि आपकी टीचिंग इफेक्टिव रही या फिर नहीं रही? तो वो कैसे चेक करेगा कि आपने कोर्स कवरेज किया, मतलब टाइम पे आपका कोर्स फिनिश हो गया, सारा सिलेबस कवर कर लिया, या स्टूडेंट्स इंटरेस्ट कि आपकी क्लास में कितने बच्चे आते थे, है ना, इससे वो देखेगा। या फिर लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट की जो लर्निंग, जो मतलब स्टूडेंट ने कितना सीखा, या यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम। टीचिंग एड आप खूब अपने क्लास में सजा लें, प्रोजेक्टर लगा लें, मैप लगा लें और ग्लोब लगा लें, बच्चा ही नहीं सीख रहा है तो कोई मतलब नहीं है ना, इससे नहीं होगा। लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल बच्चे ने कितना सीखा है, कितने बच्चों ने क्या सीखा, कैसे सीखा, और वो अभी तक याद रख पा रहे हैं या फिर नहीं रख पा रहे हैं, जो या उनका लेवल जो क्लास में एंटर जब हुए थे, वो फर्स्ट डे जब उनका फर्स्ट डे था क्लास में एंटर होने का, तो उनका लेवल यहां रहा, मान लो कि उनका लेवल यहां रहा, ये क्लियर। और जो आज वो क्लास से गए, लास्ट डे जो मतलब क्लास से गए, तो उनका लेवल भी इंक्रीज बिल्कुल नहीं हुआ, जबकि वो इतने का इतना ही रहा, तो इससे मानेंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है उनका लेवल बढ़ना चाहिए था, तो यही हो जाएगा लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट। लर्निंग स्टूडेंट्स इंटरेस्ट वही हो सकता है कि आपने बच्चों को जो है मतलब क्लास में कि बच्चे बने रहे आपकी क्लास में, बहुत सारे मतलब कोई अटेंडेंस जब रजिस्टर देखेगा, वो जो चेक करने इवेलुएट करने जो आया है, तो वो देखेगा कि हाँ इसमें अटेंडेंस तो सारे बच्चों की है, और देखा जा रहा है कि आपके जो है बच्चे ज्यादा आपकी क्लास में आए हैं, तो ये कोई बात नहीं होती। अगर आपने बोल दिया, आपने फाइन रख दिया कि जो बच्चा अब्सेंट रहेगा, कॉलेज स्कूल नहीं आएगा, उसको पर डे इतना फाइन देना पड़ेगा, तो बच्चे वैसे ही आ जाएंगे। तो इससे नहीं चेक होगा, और कोर्स कवरेज करने का कोई मतलब नहीं है कि आपने कोर्स टाइम पे फिनिश कर दिया, लेकिन बच्चों ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा इसकी कोई परवाह नहीं है, तो इससे हम नहीं मानेंगे कि आपकी टीचिंग इफेक्टिव रही। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू द, मतलब क्या पूछा है, शिक्षण प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली कारकों में से एक है। घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई बहुत बड़े बहुत अलग अलग क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं इसमें, सेम कंसेप्ट ही है। किससे मानेंगे आपको, किससे शिक्षण प्रभावशीलता सबसे ज्यादा प्रभावित किससे होती है? फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस, सोशल सिस्टम ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द सोसाइटी, या फिर प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, या फिर एजुकेशनल सिस्टम। इसमें से देखना है। तो देखिए जो पावरफुल फैक्टर है इसमें से आपको ये सभी हो सकते थे, ये आंसर हमारे सभी हो सकते थे, इसमें से भी आपको बेस्ट चूज करना है, क्योंकि सोशल सिस्टम इसमें ये इसलिए आंसर हो सकता था। मान लो बच्चा पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके घर में कोई पढ़ा हुआ नहीं है, उसके आसपास भी पढ़े हुए नहीं है, तो वो बच्चों को कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करेंगे, उसे जाने से, स्कूल जाने से रोकेंगे, है ना। और वो चाहेंगे कि बच्चा जैसे बाकी सब लोग मजदूरी कर रहे हैं, बच्चा भी मजदूरी कर ले। तो ये इफेक्टिवनेस को या फिर जो टीचिंग है उसको क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, है ना। तो ये भी आंसर हो सकता था। इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द सोसाइटी, मान लो कि बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन पैसा नहीं है, है ना, तो ये भी इफेक्ट करेगा। और ऑप्शन सी प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, जाहिर सी बात, मतलब पॉलिटिकल कुछ पार्टी होती हैं जो मतलब एजुकेशन को बहुत बढ़ावा नहीं देती है, उनको अपनी पॉलिटिक्स से ही मतलब होता है, तो ये भी एक इफेक्टिव जो है फैक्टर है। एजुकेशनल सिस्टम, तो सबसे हमारा जो यहाँ पर बेस्ट है वो है एजुकेशनल सिस्टम। क्यों? क्योंकि सोशल सिस्टम भी चलो ठीक है देखा जाएगा, इकोनॉमिक स्टेटस भी ठीक है देखा जाएगा,
पॉलिटिकल सिस्टम भी देखा जाएगा, लेकिन एजुकेशनली सिस्टम सारा ध्वस्त पड़ा हुआ है। टीचर ना पढ़ाना चाहता है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन टीचर ही नहीं पढ़ाना चाहता। एजुकेशन सिस्टम ऐसे बना हुआ, टीचर पढ़ाना चाहता है लेकिन उसका मैनेजर नहीं चाहता कि मतलब टीचर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करे, ऐसे करके पढ़ाई वो करे। तो ये जो सबसे ज्यादा जो अगर फैक्टर जिम्मेदार है वो एजुकेशनल सिस्टम है, जो किसी भी सोसाइटी को, ये सोसाइटी में अपना एक तरह से कहना चाहिए कि प्रभाव डाल सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बिहेवियर इन द इफेक्टिव टीचिंग। जो की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग मतलब इफेक्टिव इफेक्टिव इफेक्टिव, आपको यही देखना है बेस्ट से बेस्ट कैसा हो सकता है। विच ऑफ द वन फॉलोइंग इज अ की। प्रभावी शिक्षण में महत्वपूर्ण व्यवहार है। ऑप्शन नंबर ए यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, ऑप्शन बी स्ट्रक्चरिंग, या ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, ऑप्शन डी क्वेश्चनिंग, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर देखिए, जैसे उसमें जामिया ने तो इसका आंसर दिया था सी, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होना चाहिए वो आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो की बिहेवियर है इफेक्टिव टीचिंग का, सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है? सब क्लास में हूं अभी, मेरी 30 मिनट मैं क्लास ले रही हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। मैं हूँ, मैं ही हूँ। ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 89 की बिहेवियर आपको देखना है। ऑप्शन नंबर ए यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, ऑप्शन बी स्ट्रक्चरिंग, ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। तो इसका जामिया ने आंसर दिया था ऑप्शन नंबर सी, जबकि मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ए होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब बच्चों का हम आइडियाज हम यूज करते हैं तो बच्चा क्या होता है और मोटिवेट होता है ना। और अपने आइडियाज मतलब आइडियाज कब आते हैं? जब थिंक करता है कोई भी। तो जब बच्चे का हम आइडियाज लेंगे, उनको बोलेंगे, उनको हम जो है कंट्रीब्यूशन उनका हम इस चीज में रखेंगे, तो बच्चा क्या होगा? और मोटिवेट होगा और वो और थिंक करेगा, वो अच्छे से सोच पाएगा। अगर कोई बच्चा आइडिया अपना बता रहा है कि सर ऐसे नहीं ऐसे, या मैम ऐसे नहीं ऐसे, और आप सीधा बोल दे रहे हो नहीं बैठो ये काम हमारा है तुम्हारा नहीं है, तो बच्चा फिर वो नहीं बता पाएगा। अगर उसको आपसे जरूरी नहीं है कि आप ही अच्छा आइडिया ले सकते हैं, आप ही बहुत अच्छा सोच सकते हैं, हो सकता है बच्चा आपसे अच्छा सोच रहा हो, तो वहां उसका आइडिया लेना, उसको कंट्रीब्यूट करना, उसको मोटिवेट करना, क्या ये सबसे मतलब कीवर्ड होना चाहिए। लेकिन सी दिया है इसका आंसर। अब मैं इससे ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगी क्यों इसने सी दिया है। क्वेश्चन नंबर हम 80 देखेंगे। एक क्या था ये? 89 है ना। ये कलाम बैच है, जो कलाम सीरीज ये हमारी चल रही है, जिसमें हम आपको पीवाईक्यू करा रहे हैं। इसके बाद फौरन बाद हमारा कलाम बैच आएगा। डिटेल में आपको अगर पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है जामिया में या फिर एएमयू में, एएमयू बीएड 2 इयर्स वाला और एएमयू बीएड इंटीग्रेटेड मतलब 4 इयर्स वाला, या फिर जामिया बीएड, तो हम इसमें प्रॉपर लाइव बैच लेकर आ रहे हैं। फौरन बाद इसके जैसा आपको ये सारी क्लास मिल जाएंगी, उसके फौरन बाद हम बैच लॉन्च करेंगे, कलाम बैच। ठीक है, लॉन्च कर चुके हैं, अब इंशाल्लाह इसमें एडमिशन शुरू हो गए हैं और इसका जल्दी हम क्लास स्टार्ट करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। बस यही चल रहा है इसमें। ऑप्शन नंबर है प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, ऑप्शन बी एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द लर्नर, या ऑप्शन सी पीयर ग्रुप ऑफ द लर्नर, या ऑप्शन डी फैमिली साइज फ्रॉम विच ऑफ द लर्नर कम्स। मतलब क्या है? आपको बताना है कि हाईली रिलेटेड है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, टीचिंग के इफेक्टिवनेस से हाईली रिलेटेड है, मतलब शिक्षण की प्रभावशीलता से। क्लियर? आप कैसे जानेंगे कि हमारी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव हुई है? इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जैसे बच्चा मतलब क्या है प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, वो प्रायर जो उसकी एक्सपीरियंस है वो जो है कितना है, कैसा है, या ऑप्शन बी एजुकेशनल स्टेटस ऑफ पेरेंट्स, मतलब हम देखेंगे कि बच्चे का जो उसके पेरेंट्स हैं वो कितने पढ़े हुए हैं, कितने पढ़े हुए नहीं हैं, इस हम देखेंगे। अब टीचिंग का इफेक्टिवनेस नहीं होगा भाई, क्या मतलब है उसके पेरेंट्स तक पहुंचने के लिए? बच्चा स्कूल में आया, बच्चों को पढ़ाओ, है ना, पेरेंट्स को नहीं पढ़ाना है। ऑप्शन सी पीयर ग्रुप्स ऑफ द लर्नर, नहीं होगा। कैसे बच्चा, उसका पीयर कैसा है, कैसे बच्चों में उठ रहा है, कैसे बच्चों में बैठ रहा है, इससे आपकी टीचिंग इस पर थोड़ा फर्क पड़ेगा, है ना।
तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। फैमिली साइज, हाँ फैमिली में उसके 10 मेंबर हैं या फिर 100 मेंबर हैं, इससे देखेंगे कि अपनी टीचिंग का इफेक्टिवनेस, बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ये कैसे होगा? प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, ये ऐसे होगा जब तक आप इस चीज को नहीं जानेंगे कि बच्चे ने पहले क्या सीखा है, तब तक आप आगे का नहीं पढ़ाएंगे। मान लो कि आपको सोलर सिस्टम पढ़ाना है, मतलब मान लो आपको अर्थ के बारे में बताना है और अर्थ के बारे में बता रहे हैं कि आप सोलर सिस्टम में अर्थ का ये पोजीशन है, सोलर सिस्टम में बाकी प्लेनेट इस कलर के हैं, हमारी अर्थ इस कलर की है। बच्चे को पता ही नहीं सोलर सिस्टम क्या होता है, तो आप कैसे उसको इतना आगे तक ले जा सकते हैं? पहले आप सोलर सिस्टम समझाओ बच्चे को, सोलर सिस्टम जब बच्चे की समझ में आएगा उसके बाद वो अर्थ को जानेगा। तो यही होता। मान लो कि इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आप पढ़ाना शुरू कर दिए प्रोनाउन, उसे नाउन आता ही नहीं है, तो आप कैसे पढ़ाओगे? मतलब आपकी इफेक्टिव नहीं होगी टीचिंग, क्योंकि वो नाउन पहले से उसे नहीं आता, प्रोनाउन वैसे भूल जाएगा, है ना। और अगर एक मैथमेटिक्स का मैं इसमें एग्जांपल दूं, मान लो कि आप करा रहे हैं बच्चों को मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, वो बच्चों को नंबर तक याद नहीं है, 1 to 100 उसे पता ही नहीं नंबर क्या है, उसका टेबल तक याद नहीं है। तो कैसे आप उसमें आप पहले आप प्रायर नॉलेज देखें कि बच्चे को टेबल आता है कि नहीं आता है, पहले टेबल बताएं, उसको टेबल सिखाएं, उसके बाद में आप मल्टीप्लिकेशन सिखाएं, है ना। तो ये होता है प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, जो बच्चे को बिल्कुल आना चाहिए, टीचर को ये जानना चाहिए कि बच्चे ने पहले क्या सीख रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना आगे का पढ़ाएं उसे। क्वेश्चन नंबर 91, इफ मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास आर वीक, आपकी क्लास में जो मेजोरिटी है वो वीक है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? नॉट केयर अबाउट द इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट को आप बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, परवाह नहीं करेंगे जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। या फिर ऑप्शन बी, कीप योर स्पीड टीचिंग फास्ट, अपनी जो टीचिंग को इतना फास्ट करेंगे सो दैट स्टूडेंट्स कंप्रीहेंशन लेवल में इंक्रीज, कि बच्चों का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाए। या ऑप्शन सी, कीप योर टीचिंग स्लोली, या अपनी जो टीचिंग है वो स्लोली करेंगे। या ऑप्शन डी, कीप योर टीचिंग स्लो अलोंग विद सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइटेस्ट पीपल, मतलब आप क्या करेंगे कि जो टीचिंग है वो स्लो करेंगे क्योंकि मेजोरिटी कैसी है? वीक है। तो आप अपनी जो टीचिंग स्टाइल है या टीचिंग है उसको स्लो करेंगे और एक्स्ट्रा गाइडेंस देंगे जो ब्राइट स्टूडेंट है। जो ब्राइट स्टूडेंट है आपकी क्लास में कुछ बच्चे ब्राइट भी हैं, क्योंकि जो मेजोरिटी है वो तो वीक की है, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो आप जो इंटेलिजेंट भी हैं, तो आप इंटेलिजेंट बच्चों को एक्स्ट्रा गाइडेंस देंगे और बाकी सारे बच्चों के अकॉर्डिंग आप स्लो चलेंगे, कीप योर स्लोली करेंगे, तो बाकी बच्चे क्या करेंगे? बोर हो जाएंगे। और जो है फास्ट हम रखेंगे नहीं, क्योंकि मेजोरिटी जो है वीक स्टूडेंट की है, इग्नोर हम किसी को करेंगे नहीं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, है ना। इतना नहीं सोचना है, ऐसे क्वेश्चन पर ज्यादा वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 92, अ टीचर हु इज नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज हर स्टूडेंट शुड, मतलब आपकी क्लास में बच्चे आपको देख ही नहीं रहे, आपको इग्नोर कर रहे हैं, है ना, आप अटेंशन नहीं ले पा रहे हैं बच्चों का, तब क्या करेंगे? इवेल्युएट हिज टीचिंग मेथड एंड इंप्रूव इट, इवेल्युएट करेंगे अपनी टीचिंग मेथड को और इंप्रूव करेंगे। ऑप्शन बी, रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट, हम रिजाइन कर देंगे, नहीं करनी ऐसी जॉब, है ना। बच्चे ही हमारी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बच्चे इज्जत ही नहीं कर रहे हैं, तो नहीं करनी, रिजाइन कर दें, है ना। ऑप्शन सी, फाइंड फॉल्ट इन, बच्चों में गलती है, बच्चे अगर नहीं देख रहे हैं, अटेंशन नहीं ले रहे हैं, तो मेरी कोई गलती नहीं है, बच्चे ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो बच्चों में फॉल्ट है। ऑप्शन डी, स्टार्टिंग डिक्टेटिंग, तो नहीं होगा कि मतलब क्लास में है, परवाह नहीं है कि बच्चे अटेंशन बच्चों का है या नहीं है, आपने बस लिखना शुरू किया, आपने पूरा बोर्ड भर दिया, बच्चों से बोला मर्जी है लिखना वो लिख लो, नहीं तो हम चले, है ना। ऐसा करेंगे नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। फॉल्ट भी हम बच्चों में ढूंढेंगे नहीं, क्योंकि बच्चा कैसा है? बहुत अच्छा है, बच्चा तो कभी गलती करेगा ही नहीं, गलती करेगा अगर कोई तो वो टीचर होगा। रिजाइन हम करेंगे नहीं, क्योंकि रिजाइन करने के लिए जॉब नहीं दी थी, तो रिजाइन नहीं करेंगे, फेस करेंगे, इवेलुएट करेंगे अपना टीचिंग मेथड, कहाँ गलती है, कहाँ गलती, बच्चे अटेंशन क्यों नहीं ले पा रहे हैं, तो कहाँ है मेरी गलती, तो उसको देखेंगे और उसको क्या करेंगे? इंप्रूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सिंगल फैक्टर इन अंडरलाइन द सक्सेस ऑफ बिगिनिंग टीचर, मतलब निम्नलिखित में से कौन एक शुरुआत शिक्षा की सफलता को अंतर्निहित करने में सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक है। मतलब आप जो है अपने टीचिंग कैरियर शुरू कर रहे हैं, आपकी जॉब लग गई है ना, जॉब लगी तो आप शुरू कर रहे हैं अपना टीचिंग कैरियर, तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपको इफेक्ट कर सकता है? कौन सा ऐसा फैक्टर है? स्कॉलरशिप मिलना चाहिए तभी आप अच्छे से पढ़ाएंगे? नहीं, कोई मतलब नहीं है ना। कम्युनिकेटिव एबिलिटी, आपके अंदर कम्युनिकेटिव एबिलिटी होना चाहिए,
बिल्कुल रख सकते हैं, इसे होल्ड करेंगे हम। पर्सनालिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड टू द पीपल, मतलब रिलेट करना आना चाहिए, एबिलिटी भी हो। ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी आपके अंदर नहीं होना चाहिए क्योंकि आप एक टीचर हैं ना कि मैनेजर, ठीक है। तो जो ऑप्शन हमें नहीं लगता है, जो होगा ही नहीं 100%, उन्हें हम फौरन एलिमिनेट कर देना चाहिए और जो ऑप्शन बचे उस पर काम करना चाहिए। क्लियर? कम्युनिकेटिव स्किल, अ पर्सनल एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड टू द पीपल। कम्युनिकेटिव एबिलिटी होना चाहिए, लेकिन अब इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है आपको वो देखना है। तो इनमें से बेस्ट है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पर्सनैलिटी में ही कम्युनिकेटिव एबिलिटी आ जाएगा। ये एक अम्ब्रेला टर्म था जो कि इसके अंदर ही ये था, और इसे रिलेट पर्सनैलिटी भी हो, रिलेट करना भी आता हो, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। इफ सम ऑफ योर पीपल मिसबिहेव विद यू इन द कॉलेज कैंपस यू मस्ट, आपके साथ क्या कर दिए, कुछ बच्चे बदतमीजी कर दिए, आप क्या करोगे, यही पूछा है। ऑप्शन नंबर ए, रिपोर्ट टू द स्कूल अथॉरिटी। ऐसा कैसे हो गया, फौरन कॉल कर देंगे अथॉरिटी को, बुलाएं अपना स्टाफ, बच्चों को पकड़ें। ऑप्शन बी, रिपोर्ट टू द गार्जियन, उनके जो गार्जियन है उनको कॉल करेंगे, रिपोर्ट करेंगे आपके बच्चों ने ऐसा किया। ऑप्शन सी, ट्राई टू इंप्रूव देयर बिहेवियर बाय योर ऑन कैरेक्टर एंड स्कॉलरशिप। ऑप्शन डी, मोबिलाइज अदर टीचर्स अगेंस्ट सच स्टूडेंट, बाकी टीचर्स को बुलाएंगे, कॉल करेंगे, घुमाएंगे सबको कॉल कि आइए मेरे साथ ऐसा हुआ है, और बैठ जाएंगे गेट बंद करके धरने पे कि जब तक वो बच्चे नहीं आ जाएंगे, माफी नहीं मांगेंगे, मैं नहीं छोड़ने वाला या मैं नहीं छोड़ने वाली, ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि बच्चे क्या हैं, बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। अगर मिसबिहेव किया है तो आपने कुछ फॉल्ट रहा होगा, आपने कुछ ऐसा किया होगा उनके साथ जो आपके साथ मिसबिहेव कर दिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, बड़ा मजा आता है टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ाने में, है ना, क्योंकि ये क्या होता है कि अजीब फीलिंग आती है, मतलब बच्चे ना कुछ भी कर ले, बच्चे गलत होंगे ही नहीं, जैसा अभी आप लोग हैं, है ना। आप अगर एग्जाम में क्या होता है कि आपके अगर नंबर कट हो जाते हैं या कम नंबर आते हैं तो अपने पेरेंट्स को क्या बताते हैं, मैंने तो बहुत अच्छा लिखा था, वो टीचर ने ही मेरे नंबर काटे हैं, तो मतलब वहां भी टीचर गलत है, आप गलत नहीं हो। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, किसी टीचर को नहीं हम इकट्ठा करेंगे इसके लिए, और गार्जियन को नहीं रिपोर्ट करेंगे क्योंकि आपके साथ मिसबिहेव हुआ है, तो आप देखेंगे इसको, स्कूल अथॉरिटी को भी नहीं कॉल करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा ऐसा क्या मैं इसके साथ बिहेव करता हूं जो इन बच्चों ने ऐसा किया, तो हम ट्राई करेंगे अपना बिहेवियर को ही इंप्रूव करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। इफ बैक बेंचर्स आर ऑलवेज टॉकिंग इन योर क्लासरूम यू शुड, बैक बेंचर्स आपकी क्लास में, और मतलब आपकी क्लास में इतनी प्रॉब्लम चल रही है ना, कभी बैक बेंचर्स आपको परेशान कर रहे हैं, कभी कैंपस में कुछ बच्चे जो है आपको मिसबिहेव कर दे रहे हैं आपके साथ, तो मतलब एज ए टीचर आप क्या करेंगे, पनिश करेंगे? नहीं, पनिश नहीं करते, पनिश निगेटिव वर्ड है। लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, ऐसा करेंगे उन्हें कि जो मन करे वो करो, नहीं ऐसा नहीं करने देंगे, है ना। ऑप्शन सी, आस्क देम टू सिट ऑन द फ्रंट बेंच, उनसे बोलेंगे उठाओ बैग उठाओ और आगे आओ, तो आपके सामने रहेंगे तो वो हो सकता है थोड़ा सुधर जाए, तो यही होगा, नन ऑफ द अबव होगा नहीं, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी क्वेश्चन है आपको। क्वेश्चन नंबर 96, एन इफेक्टिव टीचिंग मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब जो टीचिंग है इफेक्टिव टीचिंग है, इसका मतलब क्या है, टीचेस विद एंथुजियम, मतलब उत्साह के साथ पढ़ाना, जोश के साथ, फाइंड फॉल्ट इन हिज हर स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट में फॉल्ट फाइंड करना, होगा ही नहीं, जो सबसे पहले लग रहा है कि तो होगा ही नहीं, बच्चों में फॉल्ट हम नहीं देखेंगे। बच्चे क्या है, बच्चे पता है, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड में मैं एक एग्जांपल दे दूं, चलिए मैं एग्जांपल कुछ ज्यादा ही लंबी क्लास हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर सी, पुट्स एम्फेसाइज मोर ऑन टीचिंग देन ऑन क्लास कंट्रोल, मतलब क्या करना है आपको, शिक्षण पर कक्षा नियंत्रण से अधिक जोर देना, मतलब कंट्रोल करना है, मतलब पढ़ाने से ज्यादा आपको क्लास को कंट्रोल करने में मजा आता है, इसका ये नहीं, आपको पढ़ाने से मतलब होना चाहिए, कंट्रोल खुद हो जाएगा। इंटरेस्टेड इन मेकिंग द सब्जेक्ट मैटर अंडरस्टूड रेदर देन ऑन द कोर्स, मतलब कोर्स कंप्लीट कराने से ज्यादा आपका फोकस किस पे होगा कि इंटरेस्टेड बनाने में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है। इफेक्टिव टीचिंग मतलब आप क्या कर रहे हैं, कोर्स कंप्लीट कराने से पहले करने से ज्यादा आपका फोकस है कि मैं अच्छे से सिखा पाऊं। क्वेश्चन नंबर 97, अ टीचर इन द क्लास शुड कीप इन द पिच ऑफ हिज वॉइस, मतलब कक्षा में एक शिक्षक को अपनी आवाज की पिच रखनी चाहिए, हाई इनफ, लो, मॉडरेट, या समटाइम लो समटाइम हाई। अब बताइए इसका आंसर आप खुद ही बता देंगे क्या है।
देखिए, आवाज पिच होती है, वो हाई का मतलब इतना हाई आप बात कर रहे हैं, जैसे एक होता है ना जो पॉलिटिशियन होता है वो अपनी स्पीच देता है, बहुत जोर जोर से बोलता है, वो नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत जोर जोर से मतलब बच्चों को क्या करना है, क्लास में से उठा नहीं देना है कि बच्चा डर के मारे बस कि मतलब पता नहीं आज क्या हो गया है। लो भी नहीं रखना है, मान लो इतना लो आप पढ़ा रहे हैं कि बच्चा बोर ही हो जाए, है ना। मॉडरेट का मतलब है कि मॉडरेट चल रहा है, ना हाई है ना लो है, ठीक है। बच्चा कंफ्यूज हुआ होगा इसमें, जबकि आंसर नहीं है हमारा है समटाइम लो एंड समटाइम हाई। मतलब मैंने अभी एक क्वेश्चन और बताया था कि आपका जो वॉल्यूम होना चाहिए, जो पिच होना चाहिए, टोन होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंटेंट, कहीं हाई कहीं लो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, और बच्चा फिर इससे क्या करता है, इंटेंशन बना रहता है बच्चे का। क्वेश्चन नंबर 98, इफ स्टूडेंट आर नॉट एबल टू फॉलो क्या करना, क्या करेंगे, बच्चा आपको फॉलो नहीं कर रहा है, एबल नहीं है फॉलो करने में, तो क्या करना है, गिव देम प्रॉम्प्ट, उनको थोड़ा हिंट्स देंगे, मेक द टीचिंग पॉइंट्स इजी, जो पॉइंट्स है उनको इजी बनाएंगे, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल के साथ समझाएंगे, या ऑल द अबव, सभी होगा। बच्चों को हिंट्स भी देंगे, शिक्षण बिंदु आसान भी बनाएंगे और एग्जाम्पल भी देंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, इफ सम ऑफ योर स्टूडेंट्स पास रिमार्क्स ऑन यू। अब बच्चों ने क्या कर दिया, बच्चों ने वही बदतमीजी कर दी, आपके साथ मुझे गलत वर्ड बोल दिए, अब आप क्या करेंगे, पनिश देम, पनिश करेंगे नहीं, निगेटिव वर्ड है, हटा देंगे इसको। एक्सपेल देम फ्रॉम द क्लास स्कूल, क्लास या स्कूल से बाहर निकाल देंगे, निकलो बाहर। ऑप्शन नंबर सी, टेक रिवेंज व्हाइल इवेल्युएटिंग देयर इंटरनल टेस्ट आंसर शीट, मतलब क्या करेंगे, उनसे बदला लेंगे, जब एग्जाम हो जाएगा उनकी कॉपी आप चेक कर रहे होंगे तब आप उनसे बदला लेंगे, रिवेंज लेंगे। और बी इम्पार्शियल एट द टाइम ऑफ इवेल्युएशन, देखिए हम मतलब नहीं रख सकते अपने, मतलब एज ए टीचर हम अपने दिल में कोई बात नहीं रख सकते। इस बच्चे ने मेरे साथ ऐसा किया था तो इसको मैं देखूंगा एग्जाम के टाइम पे, या देखूंगी, है ना, कि कॉपी आएगी ना मेरे हाथ में, तब बताऊंगी तुम्हें मैं कैसे पास हो जाओगे, मैं भी देखूंगी। ऐसा नहीं करना है। जब आप कॉपी चेक करें तो मतलब आपका एक एज ए टीचर, एक आइडियल टीचर आपका ये होना चाहिए कि पहले क्या हुआ उसे भूल जाएं, जो बच्चे ने लिखा उसके अकॉर्डिंग आप बच्चे को नंबर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मूल्यांकन के समय निष्पक्ष रहें। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, जबकि ये बहुत होता है, कुछ अपने जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, जो मतलब उनकी चापलूसी करते हैं, उनके नंबर बहुत आते हैं, और जो बच्चे चापलूसी नहीं करते उनके नंबर कट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, इफ अ टीचर इज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन, मतलब आप क्या, अब आपके सामने एक नई प्रॉब्लम, आपको बच्चे ने एक ऐसा क्वेश्चन पूछना है तो आपसे आंसर आता ही नहीं है, तब आप क्या करोगे। अच्छा, ये तो बेइज्जती वाली बात हो गई, कैसा पूछ लिया जो हमसे आता ही नहीं है। से दैट ही शुड आंसर द क्वेश्चन आफ्टर कंसल्टेशन, मतलब उससे बोलो कि हम कंसल्टेशन के बाद में आंसर करेंगे। रिमूव द स्टूडेंट एंड मेक देम कीप डिसिप्लिन, उससे बोले कि हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारी ये पूछने की, चुपचाप बैठे रहो। ऑप्शन सी, ये कहना कि प्रश्न गलत है, प्रश्न ही गलत है, हमसे आंसर नहीं आता, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम गलत पूछ रहे हो। ऑप्शन डी, अपनी अज्ञानता से शर्म महसूस करें, मतलब ओहो बड़े शर्म की बात है कि मेरा ये आंसर नहीं आता। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, कोई भी परफेक्ट नहीं है दुनिया के अंदर, और हम मान लो मैं ज्योग्राफी से पीएचडी कर रही हूँ, जरूरी नहीं है मेरा ज्योग्राफी बहुत अच्छा हो, या मतलब बहुत अच्छा तो है खैर, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ जानती हूँ ज्योग्राफी में, है ना। कहीं ऐसा भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन मेरे से ना उसका आंसर मुझे पता हो, तो इसमें हम कोई शर्म वाली बात नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है, ठीक है। ये कहना कि प्रश्न गलत है, हो ही नहीं, नहीं, ये नहीं भी कह सकते, फटकारेंगे बच्चों को तो है ही नहीं, हम पहले उससे कंसल्टेशन करेंगे, देखेंगे और फिर उसका आंसर हम बताएंगे। ये हमारा कलाम बैच आने वाला है, अभी मैंने पहले भी बताया था, कलाम सीरीज के बाद में, जिसमें हम AMU 4 इयर्स का पूरा कंप्लीट कोर्स कराएंगे, लाइव रहेगा। क्वेश्चन नंबर 101, क्लासरूम डिसिप्लिन कैन बी मेंटेन इफेक्टिव बाय, कक्षा के अनुशासन को निम्नलिखित के द्वारा प्रभावी ढंग से बनाए रखा जा सकता है। डेकोरेटिंग द क्लासरूम, डेकोरेट करिए अपनी क्लास को, नहीं होगा डेकोरेशन का कोई मतलब नहीं है। नोइंग द कॉज ऑफ इनडिसिप्लिन एंड हैंडलिंग इट विद स्टर्न हैंड, फौरन इस पे आप क्या करेंगे, एक मतलब फौरन इस पे आप स्टैंड लेंगे, और इनडिसिप्लिन का रीजन क्या है जानेंगे, कॉज क्या है, और उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, प्रोवाइडिंग अ प्रोग्राम व्हाइल इज अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, ये देखेंगे कि बच्चों का इंटरेस्ट किसमें है, किसमें वो अनुशासन में रह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोग्राम बनाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है।
और नन ऑफ द अबव होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। जानने की कोशिश करेंगे ऐसा कैसे हो गया। क्वेश्चन नंबर 102, अ टीचर इन द क्लास इज द, मतलब ये नहीं होगा, ये मिसप्रिंट है। कक्षा में एक शिक्षक है, प्रेसिडेंट ऑफ द क्लास, डायरेक्टर ऑफ द क्लास, या लीडर एंड गाइड ऑफ द क्लास, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए हम इलेक्शन नहीं लड़वा रहे हैं, ठीक है, तो प्रेसिडेंट नहीं होगा, डायरेक्टर नहीं होगा, डायरेक्टर मैनेजर कोई और है। टीचर को जो होना चाहिए वो लीडर होना चाहिए और गाइड होना चाहिए टीचर बच्चे का, ठीक है, वो लीड कर सके और गाइड कर सके जहां बच्चों को गाइडेंस की जरूरत हो। क्वेश्चन नंबर 103, इन द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्बल गाइडेंस इज द लीस्ट इफेक्टिव। कहां वर्बल गाइडेंस लीस्ट इफेक्टिव होगा, कम प्रभावी होगा? कहां? जब हम कंसेप्ट ऑफ फैक्ट बता रहे हैं, जहां हम एटीट्यूड एंड वैल्यूज सिखा रहे हैं, या जहां हम रिलेशनशिप बता रहे हैं, या फिर ऑप्शन सी स्किल हम सिखा रहे हैं। तो देखिए स्किल क्या होता है, मान लो कि हमें स्किल होता है, मतलब किसी चीज में हम जब स्किल्ड होते हैं, जैसे मान लो कि कार हमें सीखनी है, तो हम बच्चे को बता रहे हैं कि देखो ये कार है, एक कार आपने बना दी बोर्ड पे, और इसमें ये स्टीयरिंग होता है, ये गियर होता है, आप बैठोगे, की लगाओगे, स्टीयरिंग पकड़ोगे और गियर डालोगे और कार सीख लोगे। कैसा पॉसिबल है? कार जब तक नहीं सीख पाओगे, आप जब तक कार में बैठ नहीं जाओगे, कार को चलाना नहीं शुरू कर दोगे, मतलब सीखोगे नहीं कार में बैठ के, जब तक आपको कार चलाना नहीं आएगी। तो स्किल होता है कि इसके लिए हमें एक्शन लेने होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारा मतलब लीस्ट इफेक्टिव कहां होगा? स्किल में। कि हम वर्बल क्या होता है, हम सिर्फ बता रहे हैं, बता के हम बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो स्किल्स में नहीं होगा। कंप्यूटर को हम बताते रहे कि कंप्यूटर ऐसे चलाना आता है, ऐसे, जब तक कंप्यूटर पे बिठा नहीं देंगे, बच्चों को सिखाना शुरू नहीं कर देंगे, जब तक बच्चा कंप्यूटर नहीं सीखेगा। तो ये होता है स्किल। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। रिलेशनशिप हम बता के करा सकते हैं, एटीट्यूड वैल्यूज हम थोड़ा सा बता के करा सकते हैं, कंसेप्ट फैक्ट तो होता ही है वर्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, फॉर मेजरिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन स्कूल और एनी इंस्टीट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंपोर्टेंट। मतलब आपको चेक करना है एजुकेशनल मतलब जो क्वालिटी है एजुकेशन की वो चेक करनी है किसी स्कूल में और इंस्टीट्यूट में। तब आप क्या चेक करोगे, किससे देखोगे कि जो क्वालिटी है या नहीं है स्कूल में, इंस्टीट्यूट में? अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चेक करेंगे। अवेलेबल मैन पावर, टीचर्स एंड प्रिंसिपल, या फिर स्टूडेंट्स अचीवमेंट, देखेंगे बच्चों ने क्या क्या अचीव किया, या ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल सब होगा इसमें, ऑल ऑफ द अबव होगा इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, पढ़िए इसको, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 105, एनी एजुकेशनल प्रोग्राम शुड बी प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द, मतलब कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम किसके अकॉर्डिंग प्लान्ड होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, नीड ऑफ द चिल्ड्रन, ऑप्शन बी एबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन, या ऑप्शन सी इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, या डी ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल, हमें जो भी प्रोग्राम है, एजुकेशनल प्रोग्राम है, वो उसमें बच्चे की जरूरत क्या है इसका भी ध्यान रखना चाहिए, बच्चे की एबिलिटी क्या है, वो ये सीख सकता है या नहीं सीख सकता है इसका भी ध्यान रखना चाहिए, इसमें इंटरेस्ट बच्चे का है या नहीं है इसका भी ध्यान होना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, टीचर्स प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो टीचर्स की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए? सबसे पहले किस पे टीचर्स को देखना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए प्लानिंग लर्निंग, ऑप्शन नंबर ए है इसका ये प्लानिंग लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर द चिल्ड्रन, ऑप्शन बी इंप्लीमेंटिंग एजुकेशनल पॉलिसी, ऑप्शन सी मेंटेनिंग स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, ऑल द अबव। तो इसमें होना चाहिए, आपने देखा ये सारा हो सकता है कि बच्चे का जो एजुकेशनल पॉलिसी है वो उसको भी वो मतलब इंप्लीमेंट कर सकता है, मेंटेन जो रिकॉर्ड है स्टूडेंट का वो भी रख सकता है। तो बच्चों ने यहाँ पर लगाया होगा ऑल द अबव, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा है प्राइमरी, ऐसे वर्ड को आपको हाईलाइट कर लेना है एग्जाम के टाइम पे। प्राइमरी पूछा है, जो प्राइमरी बच्चे का रिकॉर्ड रखना नहीं होता, इसके लिए वो किसी को हायर भी कर सकता है। इंप्लीमेंट एजुकेशनल पॉलिसी ये मैनेजर का भी काम हो सकता है। जो टीचर्स का प्राइमरी वर्क है वो होना चाहिए प्लानिंग लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों के लिए सीखने के लिए अनुभवों की योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 107, while teaching in a classroom if there is some indiscipline then the teacher should, मतलब वही आपकी क्लास में क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे टिफिन मतलब अपना खोल लिए हैं और कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि बातें कर रहे हैं, कुछ इस तरह से माहौल बना रखा है आपके क्लास में बच्चों ने, तो क्या करोगे, नॉट बॉदर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास, मतलब ही नहीं है क्या हो रहा है, बस पढ़ाते जाओ। ऑप्शन बी, कंटिन्यू हिज हर टीचिंग विदाउट टेकिंग केयर ऑफ द इनडिसिप्लिन, परवाह ही नहीं करनी है क्या चल रहा है, कीप क्विट फॉर अ व्हाइल एंड देन गो ऑन, कुछ टाइम के लिए आप रुकेंगे, थोड़ी देर आप देखेंगे क्या हो रहा है, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो बिल्कुल यही रोकना चाहिए, ये नहीं होगा कि ऐसा नहीं कर सकते कि जो मन है वो कर लो, इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 108, अ टीचर इज एक्सपेक्टेड टू डू ऑल द फॉलोइंग एक्टिविटीज एक्सेप्ट, मतलब टीचर एक्सपेक्ट कर सकता है, इनमें से कोई एक है जो उसको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर ए, पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी अफेयर एक्टिविटीज, ऑप्शन बी, टेकिंग इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, ऑप्शन सी, असिस्ट एंड गाइड पीपल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। हमको बताना है एक्सेप्ट, ठीक है, तो वो जो होगा ही नहीं, ये तो है क्योंकि ये तो करना चाहिए। स्पॉन्सर क्लब एंड अदर स्कूल अफेयर, ये भी कर सकता है। पॉलिटिक्स में टीचर को नहीं जाना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलिटिक्स के लिए पॉलिटिशियन ही बहुत हैं। 109, बिफोर स्टार्टिंग द एक्ट ऑफ टीचिंग, मतलब एक्ट करने से पहले, टीचिंग का एक्ट करने से पहले एक टीचर को क्या करना चाहिए, मतलब पढ़ाने से पहले टीचर को क्या करना चाहिए, पढ़िए इसको और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए, नो द एग्जिस्टिंग एंड प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, मैंने बताया भी था कि प्रीवियस नॉलेज आपको चेक करना चाहिए स्टूडेंट का। बी अवेयर ऑफ द इन्वायरमेंट वेरिएबल एक्टिंग ऑन द माइंड ऑफ द पीपल, बिल्कुल हो सकता है कि बच्चा मतलब पढ़ाने से पहले आपको इन्वायरमेंट चेक करना कि बच्चे का कि मतलब कितने डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं और वो क्या सीखना पसंद कर रहे हैं, क्या नहीं, उनका लेवल क्या है, तो यही होता है इन्वायरमेंटल वेरिएबल एक्टिंग, तो ये भी होगा। ऑप्शन बी कॉम्पिटेंट इनफ टू अराउज द क्यूरियोसिटी ऑफ द पीपल, अपने विद्यार्थियों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होना चाहिए। अगर कुछ बच्चा पूछे तो आप एबल हो इसमें बताने के लिए, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, टीचिंग इज मेनली अ प्रोसेस ऑफ, शिक्षण मुख्य रूप से इसकी एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, आस्किंग क्वेश्चंस एंड असेसिंग द लर्निंग, गाइडिंग एंड एक्टिविटीज ऑफ द लर्नर्स, ऑप्शन बी, हियरिंग द रेसिटेशंस ऑफ लर्नर, या ऑल द अबव। इसमें जो हिंदी में है ना भजन सुनना, ये नहीं होगा, इसकी गलत है, ठीक है। प्रश्न पूछना और सीखने का आकलन करना, ये भी होगा। शिक्षार्थी गतिविधियों का मार्गदर्शन करना, ये भी होगा, इसमें सभी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब ये हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब कलाम बैच आ रहा है कलाम सीरीज के बाद में, तो उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से ये सारे वीडियो देखी होंगी, कंप्लीट की होंगी, एंजॉय की होगी। कलाम सीरीज ये 2021 के हमने क्वेश्चन कराए थे। अब इसके बाद हम सीधा बैच पर आएंगे, उसमें डिटेल में हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। मतलब ये 2021 का ही हम 4 पेपर हम दे रहे हैं, जिसमें लास्ट पेपर है और इसका भी 2 क्लास और आनी है, करंट अफेयर और साइंस की, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप वो भी देखेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। मिलते हैं आपसे कलाम बैच में बहुत जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।